हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल ईशानी मैथ क्लासेस में। और इससे पहले जो है आज जो फर्स्ट पार्ट है हमारा त्रिभुज की शुरुआत है। तो अगर ये पार्ट आप लोगों ने मिस कर दिया तो इससे आगे जो भी पार्ट्स आएंगे उन पार्ट्स को समझने में आप लोगों को बहुत परेशानी होने वाली है। त्रिभुज का जो ये टॉपिक है, जो ये जितना भी मैटर है, ये मैटर कम से कम 10 से 20 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में आता है। तो सबसे पहले इसमें जो ये इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन जिसमें हमारा के सर्वांगसम और समरूप आकृतियों के बारे में पहले बताया जाएगा। उसके बाद जो थेल्स की जो आधारभूत प्रमेय उस प्रमेय को और उसके विलोम प्रमेय को उनके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो थेल्स की प्रमेय को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रमेय है। तो सबसे पहले उससे हमें पता होना चाहिए समरूप और सर्वांगसम आकृतियां क्या होती हैं। समरूप नाम से ही पता चल रहा है एक जैसा रूप, और सर्वांगसम की सर्वांगसम सब रूप से कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे सर्वांगसम कब होती है, सर्वांगसम होती है दो आकृतियां हमारी तब सर्वांगसम होती हैं जब उनकी सारी भुजाएं और सारे कोण आपस में कैसे होते हैं, समान होते हैं। इससे पहले वाली कक्षा में हम जो है सर्वांगसम आकृति के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे दो त्रिभुज हमारे सर्वांगसम कब होंगे, जब उनकी या तो तीनों भुजाएं बराबर हो, या एक कोण बराबर हो और दो भुजाएं बराबर हो, या दो कोण बराबर हो एक भुजा बराबर हो, या उसके तीनों कोण आपस में बराबर हो। तो हमारे त्रिभुज कैसा होगा, सर्वांगसम। जो सर्वांगसम का चिन्ह होता है वो कैसा होता है, और उसके नीचे बराबर का चार साइन लगाया, बराबर का साइन। इस बराबर के साइन से हम क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि ये इसमें जो आकृतियां होंगी वो आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। वो हमारी क्या कह रहा है कि सर्वांगसम आकृतियां। और समरूप का चिन्ह होता है, समरूप का चिन्ह होता है सिर्फ ये। इसका मतलब समरूप रूप तो समान होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो आपस में बराबर हो। रूप एक जैसा होगा। जैसे ये छोटा सा त्रिभुज है, ये बड़ा सा त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज छोटा है, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ही, समकोण त्रिभुज ही है, लेकिन क्या है, आकृति इसमें समान नहीं होगी। सर्वांगसम में आकृति हमारी कैसी होगी, समान होगी। तो इस तरह से जो हमारा 9th क्लास है, 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सर्वांगसम आकृतियों के बारे में। यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, सर्वांगसम ना पढ़कर समरूप आकृतियों के बारे में। लेकिन सर्वांगसम और समरूप एक दूसरे से रिलेटेड ही है। सर्वांगसम में क्या है, जो आकृतियां थी उनमें आपस में जो मान थे वो मान कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। यहाँ पे हमारे मान कैसे होंगे, समान नहीं होंगे। तो रूप एक जैसा होगा। जैसे जितने भी वृत्त हैं सारे वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। सर्वांगसम वही वृत्त होगा जिनकी त्रिज्याएं आपस में कैसी होंगी, बराबर होंगी। जैसे 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है और दूसरा कोई वृत्त भी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का है, तो हम उसे सर्वांगसम कहेंगे। और अगर 1 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त है और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, तो वो आपस में कैसे कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। सारी एक जैसी आकृतियां हैं वो समरूप होंगी। जैसे सभी वृत्त एक जैसे समरूप, सभी आयत समरूप होंगे, सभी वर्ग समरूप होंगे, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, तो इस तरह से समबाहु और समरूप और सर्वांगसम दोनों में अंतर है। हमें इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ समरूप त्रिभुजों के बारे में अध्ययन करना है। तो इसी आकृति से, इसी से संबंधित एक जो है हमारे जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स, उन्होंने एक आधारभूत समान अनुपात की प्रमेय दी जिसे थेल्स की प्रमेय भी कहा गया। तो इस प्रमेय को जो है हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रमेय है। तो सबसे पहले उसका स्टेटमेंट क्या है, यदि किसी एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए और वो अन्य दो भुजाओं को, दो बिंदुओं को प्रतिच्छेद करे, तो वह बिंदु उस रेखा को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये hमारी थेल्स की प्रमेय का स्टेटमेंट है। जनरल में इसे कैसे लिखेंगे, ये देखिए थेल्स की प्रमेय, थेल्स की प्रमेय, या जो कह रखा है आधारभूत समानता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। थेल्स की प्रमेय ये आधारभूत समानुपातिकता की प्रमेय। तो इसका जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, ये हमारी चैप्टर जो है प्रमेय नंबर 6.1 है, जो हमारी बुक है एनसीईआरटी की, उसमें इसे प्रमेय 6.1 कहा गया है। इसके आधार पे क्या किया, यदि किसी त्रिभुज की
एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को, एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए तो यह उन रेखाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। देखो सही से देखना है, यदि किसी एक त्रिभुज के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर कोई एक त्रिभुज पता है। मान लिया वो त्रिभुज हमारा क्या है, ए बी सी। यदि किसी एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मान लिया हमने बी सी के समांतर कोई रेखा खींची गई है जो ए बी और ए सी को डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमें सिद्ध करना है वो तो अन्य रेखाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब इसका अनुपात और इसका अनुपात, इसका अनुपात और इसका अनुपात आपस में कैसा होगा, समान होगा। यही हमें क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें दिया करेंगे, दिया है एक त्रिभुज एबीसी जिसकी भुजा बीसी के समांतर रेखा डी ई खींची गई है, खींची गई है, जो ए बी तथा ए सी को डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है। हमें ये सारी चीजें बहुत कायदे से लिखनी पड़ेगी क्योंकि इन्हीं चीजों के इसमें हम क्या है नंबर है, और आएगी तो 6 नंबर में आएगी पूरी। अब इसके बाद जो है क्या दिया है, इसके बाद हमें क्या नोट करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है समान अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भाई ये त्रिभुज एक है हमारा, अब इस त्रिभुज को एक बार एडी लेना पड़ेगा, एक बार ए लेना पड़ेगा, क्षेत्रफल तो लेना ही पड़ेगा। तो क्षेत्रफल लेना है तो क्षेत्रफल के लिए हमें आधार पता है लेकिन लंब हमें पता नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, इसमें रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, रचना। अब रचना हम कैसे करेंगे, रचना के लिए हम क्या करेंगे, डी से एसी पर लंब डाल देंगे, क्या करेंगे, और ऐसे ई से एडी पे लंब डाल देंगे, और डीसी और बीई को भी मिला देंगे। तो क्या लिखेंगे, बिंदु डी से रेखा एसी पर लंब डाला तथा बिंदु ई से रेखा एडी पर लंब डाला, देखो डी से एसी पे लंब डाला, ई से एबी पे लंब डाला, और इसे नाम भी दे दिया डी एम ई एल। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सी डी और बी को मिलाया, सी डी तथा बीई को मिलाया। अब ये हमारा क्या हुआ, इसकी पृष्ठभूमि हमारी तैयार हुई। अब पृष्ठभूमि तैयार होने के बाद हमें क्या करना है, इसे सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, अब इतनी जगह है, इतनी जगह तो हमारे लिए कम पड़ जाएगी, तो हम इसे इरेज करेंगे, इरेज करने के बाद फिर से इसे
पूरा सिद्ध करेंगे। चित्र एज इट इज बना रहेगा। सबसे पहले एक बार रिपीट करूंगा, समझाऊंगा कि देश की फिल्म में क्या कह रहा है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर लंब रेखा खींची जाए तो वो आधी हुई भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पे हमारा त्रिभुज एबीसी था, बीसी के समांतर डी भुजा खींची गई है। तो डी जो है हमें एडी और डीबी का अनुपात, एई और ईसी का अनुपात आपस में कैसा होगा, समान होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हमें त्रिभुजों के क्षेत्रफल लेंगे। त्रिभुजों के क्षेत्रफल लेने के बाद क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार तो हमारे पास एडी है, ऊंचाई नहीं थी, ऊंचाई के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लंब डाल दिया। ऐसे एई था, ऊंचाई नहीं थी, लंब नहीं था, इसलिए हमने रचना में क्या कर दिया, लंब को डाल दिया। अब इतना करने के बाद हम इसकी उत्पत्ति करेंगे। इस फिल्म को करने के लिए हम लोग क्या करना है, तो दो बार हम त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल लेंगे, उसमें आधार और ऊंचाई में प्राप्त हो जाएगी, जो कि हमने रचना में क्या करा, हमने इसकी ऊंचाई क्या कर ली है, निकाल दी है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, त्रिभुज एडी, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। क्या सूत्र होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो पहले हम त्रिभुज एडी का आधार कितना ले लेंगे, एडी ले लेंगे। तो त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल 1/2 आधार हमने एडी लिया, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, एडी एडी हमने आधार लिया, ऊंचाई क्या हो जाएगी, ई इंटू एल। इसे डालने के समीकरण नंबर 1। पुनः फिर दोबारा हम त्रिभुज एडी ही लेंगे, आधार चेंज करेंगे, फिर वही सूत्र 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल रहेगा 1/2। अब की आधार में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्या कर दिया, ए, और ऊंचाई की कितनी है, जब ए हमने आधार लिया है तो लंब क्या हो जाएगा आपका, डीएम हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 क्या है, एक ही क्षेत्र तो एक ही है, एडी एडी, उनके क्षेत्रफल आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। समान है तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो दोनों त्रिभुजों के हमारे क्षेत्रफल समान है, तो 1/2 एडी इंटू ईएल इक्वल टू 1/2 एई इंटू डीएम। 2 से 2 कट जाएगा। अब हम एडी इंटू ईएल इक्वल टू एई इंटू डीएम। यहां से हम एडी बटे एई बराबर डीएम बटे ई, इसे मान लेंगे, इसे बंद कर देंगे, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर अपना 3। अब इसके बाद का जो काम है, इसके बाद का जो काम है, अब हम त्रिभुज कौन कौन, अब हमें सिद्ध करने के लिए, सिद्ध में क्या, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी सिद्ध करना है। अब एडी और एई तो हमें मिल गया, अब मिला क्या नहीं, बीडी नहीं मिला और ईसी नहीं मिला। अब हम ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें हमारा क्या है, बीडी आ जाए। तो कौन सा लेंगे, बीडीई, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, फिर वही सूत्र 1/2। अब बीडी का आधार कितना हो जाएगा, बीडी, और बीडी आधार हो गया। अब इस पे लंब कितना हो जाएगा, ईएल, समीकरण नंबर 4। पुनः अब बीडी का निकाल लिया, बीडी मिल गया हमें। अब निकालेंगे सीईडी का, त्रिभुज सीडीई का क्षेत्रफल 1/2। अब की आधार हमारा कितना रहेगा, सी, और अब सी है तो लंब कितना आ जाएगा, डीएम, समीकरण नंबर 5। अब क्या है, त्रिभुज बीडीई और बीडीई और सीडीई एक ही आधार पर बने हुए हैं और एक ही रेखा के समांतर है। तो हम लिखेंगे एक ही आधार पर तथा दो समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं। जब क्षेत्रफल सदैव समान होते हैं तो हम इन दोनों के क्षेत्रफल भी हमारे कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो समीकरण 4 तथा 5 से 1/2 BD इंटू EL 1/2 CE इंटू DL, तो इससे 2 कैंसिल हो जाएगा। BD बटे BD बटे CE बराबर आ जाएगा DM बटे EL। क्या आ जाएगी हमारी समीकरण नंबर 6। अब देखो DM बटे EL यहाँ है, DM बटे EL यहाँ है, तो
समीकरण 3 तथा 6 से क्या हो जाएगा, डीएम बटे ईएल और डीएम बटे ए दोनों बराबर आए तो इसका मतलब एडी बटे एई बराबर बीडी बटे सीई। एडी बटे एई, अब मैं सिद्ध क्या करना, एडी बटे बीडी, तो बीडी क्या करते हैं यहां से उठा के कहां ले जाएंगे, यहां ले आएंगे। एडी बटे बीडी, अब एई कहां पहुंच जाएगा, वहां पहुंच जाएगा, एई बटे सीई। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, और ये हमारा सिद्ध हो गया। बड़े ध्यान से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय। तो थेल्स की प्रमेय अगर आपको सिद्ध करना है तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज के आधार लेंगे, लंब हमने डाल ही दिए थे। आधार एडी लिया तो इसका लंब हो गया ईएल, और आधार ए लिया तो इसका लंब क्या हो गया, डीएम। दो त्रिभुज सेम है, एडीई सेम है, तो क्षेत्रफल भी आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। जब क्षेत्रफल बराबर होगा, हमने यहाँ से निकाल लिया एडी बटे ए बराबर डीएम बटे ईएल। दोबारा हमने बीडी आधार पे लिया तो बीडी के लंब ईएल हो गया, सी लिया तो डीएम हो गया। अब हमारे क्षेत्रफल समान हो गए, इनके भी क्यों समान हो गए, क्योंकि एक ही आधार पर और दो समांतर रेखाओं के मध्य अगर जो है दो त्रिभुज बनते हैं तो उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव आपस में समान होते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। तो यहाँ से हमने फिर डीएम बटे ईएल का मान निकाला, डीएम बटे ईएल और डीएम बटे ईएल दोनों के मान आपस में कैसे होंगे, समान होंगे। यहाँ से हमने एडी बटे बीडी बराबर एई बटे सी हो गया। और इस तरह से हमारी थेल्स की प्रमेय क्या हो गई, सिद्ध हो गया। कहीं पे दिक्कत आए, कहीं पे कोई परेशानी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद जो प्रमेय है 6.2, प्रमेय 6.2 जस्ट इसकी अपोजिट है, जस्ट इसकी अपोजिट है। उसमें क्या है, यदि किसी एक त्रिभुज, भाई एक त्रिभुज है, त्रिभुज में अन्य दो भुजाओं का बिंदु डी तथा ई लिया जाए और उनके अनुपात आपस में समान हो, मतलब एडी बटे बीडी बराबर एई बटे एसी, तो क्या है, भुजा है वो तीसरी भुजा कैसे होगी, समांतर होगी। इसमें जो हमें दिया हुआ था उसमें हमारा सिद्ध करना है। तो इसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, 6.2 को कर लेंगे, कहीं दिक्कत होगी फिर उनसे पूछ लेंगे। थैंक यू।